हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। इस कार्यक्रम में हम आपको कुछ जानकार लोगों से मिलवाते हैं और देश में जो घटनाएं हो रही हैं, जो समाचार आपके सामने आ रहे हैं, उससे आगे की चर्चा पर चलते हुए कोशिश ये करते हैं कि वो इंफॉर्मेशन इस प्रोग्राम में इनकॉर्पोरेट की जाए, शामिल की जाए, जो आपको गोदी मीडिया से नहीं मिलती। इस वक्त देश में बहुत ही दिलचस्प कई किस्म के वाकयात हो रहे हैं। हरियाणा और मणिपुर के अलावा भी बहुत कुछ हो रहा है और बहुत कुछ में एक तो ये कि पार्लियामेंट में बीजेपी ने दिल्ली की सरकार पर एक तरह से कब्जा कर लिया है। कब्जा मैं इसलिए कह रहा हूं कि पहले अध्यादेश लाया गया, अब उसको पास करा लिया गया। जो दिल्ली की जनता ने जिस सरकार को चुना था, उस सरकार को अपने अफसरों के तबादले का भी हक और इख्तियार नहीं रहा। यानी जनता को जो ताकत जनता की वोट से सरकार को मिलती है, जनता की वो ताकत ही एक तरह से छीन ली गई, क्योंकि उनके नुमाइंदों से वो ताकत छीन ली गई। इस पर हम बात करेंगे। इसके अलावा राहुल गांधी की सदस्यता बहाल हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने उस पर स्टे लगा दिया, जो उन्हें सजा दी गई थी 2 साल की। उसके अलावा और उसके साथ साथ लोकसभा में अब ये जो नो कॉन्फिडेंस मोशन आने वाला है, ये और ज्यादा बेहतर होगा, ज्यादा उसमें कंटेंट आएगा, क्योंकि इसमें राहुल गांधी भी तकरीर करेंगे। अब तक कोशिश ये की जा रही थी कि राहुल गांधी को दूर रखा जाए इससे, लेकिन वो पहुंच गए। इस पर हम बात करेंगे। और एक राजस्थान के चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत ने एक बात कही है। वो ये कही है कि मोदी जी के हाव भाव से ये लगता है कि वो ये जाहिर करते हैं कि वो बीजेपी के और हिंदुओं के प्रधानमंत्री हैं। इन सब पर बात करने के लिए मेरे साथ खास मेहमान है शब्बीर अहमद विद्रोही साहब, जो एनसीपी के लीडर हैं, नागपुर में रहते हैं, बहुत ही बेबाक अंदाज में अपनी बात रखते हैं। उनकी बात में कहीं बीच बीच में शायरी भी होती है, जो बहुत ही और दिलचस्प बना देती है। शब्बीर अहमद विद्रोही साहब, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आपने वक्त दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप ये बताइए कि ये जो दिल्ली पर एक तरह से कब्जा किया है मोदी जी ने, उस पर यह कहा जा रहा है, केजरीवाल ये कह रहे हैं कि चोर दरवाजे से सरकार ने ये कंट्रोल दिल्ली का अपने हाथ में लिया है। आप इसे कैसे देख रहे हैं? पहले तो आपके दर्शकों का अभिवादन कर लें और उसके बाद आपके सवाल की तरफ आए। आपका सवाल बड़ा मार्मिक भी है, संवैधानिक भी है और सामयिक तो है ही है। पहली चीज ये है कि केजरीवाल कह रहे हैं चोर दरवाजे से आने की बात। चोर दरवाजे का ही नहीं, अधिकार ही चुरा लिया गया, अधिकार ही छीन लिया गया, अधिकार की डकैती कर ली गई। कारण क्या है? संविधान में परिविधान है और परिविधान का दुरुपयोग और सदुपयोग होता है। तो जैसे यात्रियों की हिफाजत के लिए राइफल दिया गया और उसने यात्री को ही मार दिया, तो आप ये थोड़े कहेंगे कि राइफल क्यों दिया गया। राइफल परिविधान है सुरक्षा के लिए देने का। उसी तरह संविधान में राज्यों के अधिकारों पर अंकुश लगाने के लिए केंद्र के अधिकार दिया गया। इसका यह मतलब नहीं है कि जनता द्वारा चुने गई सरकार के अधिकार को आप पंगु बना दें। यानी इस तरह से कर दिया गया जिस तरह सर्कस के शेर को रिंग मास्टर नचाता है, उसी तरीके से जनता द्वारा चुनी गई सरकार को राज्यपाल नचाएगा। जहां तक कि अधिकारी अधिकारी जनता की सेवा के लिए होते हैं और जनता जिस नेता को चुनती है उसको जवाबदार मानती है और वो उसी से हिसाब किताब करती है। तो आज जब वो उसका ट्रांसफर भी नहीं रहेगा, तो आप यही बता दीजिए अधिकारी पर दबाव क्या बनेगा सरकार का, और किस दबाव के तहत सरकार उससे जनता के हित का कार्य लेगी। और ये भी बात सवाल सबसे पहले ये उठता है कि ये आज 91 से जब दिल्ली की सरकार बनाई गई, 91 में ये सारी चीजें आई, तब से अब तक इस तरफ ध्यान नहीं था। ये ध्यान कब आया? जब सुप्रीम कोर्ट ने जनता द्वारा चुनी गई सरकार को अधिकार दे दिया कि अधिकारियों का नियंत्रण जो है वो दिल्ली सरकार के ऊपर रहेगा, दिल्ली सरकार के हाथ में रहेगा। तो केंद्रीय सरकार के पेट में पीड़ा होने लगी कि हम जिसके जरिए अपने दुश्मनों की सरकार को नचा रहे थे, आज वो अधिकार सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया है, इसे कैसे रोका जाए।
तो बहुमत के बल पर लोकसभा में बहुमत है और ईडी सीआईडी का भय है कि अगर जिसने साथ नहीं दिया उधर वो भेजा जा सकता है। इसके वजह से सबसे बड़ी बात आपको मैं कहूंगा काजमी साहब कि कल मतदान के समय कुदरती नजारे भी आपने देखे होंगे। वॉइस वोट पर भी फैसला नहीं हुआ, इलेक्ट्रॉनिक वोट पर भी मशीन बिगड़ गई, चिट्ठी के द्वारा भाग्य के भरोसे फैसला कराया, नहीं चिट्ठियों के जरिए पर्ची के जरिए फैसला हुआ। अब सवाल ये उठता है, उस फैसले में एक बात की बड़ी खुशी हुई। आप पूछेंगे खुशी क्या हुई, अधिकार छीन जाने का? नहीं, जो 26 दल एकजुट हुए हैं उन्होंने अपनी एकता दिखाई, जबकि भाजपा के नेताओं ने एक दूसरे को लड़ाने के लिए एक एक शब्दों का प्रयोग किया। इमरजेंसी से लेकर के कांग्रेस ने किसकी सरकार बर्खास्त कराई थी, कांग्रेस से क्यों ममता बनर्जी जी अलग हुई थी, कांग्रेस ने किस तरह से किसको सताया था, ये सारी चीजों को सुनाने के बावजूद भी एकता बनी रही। एकता ने अपनी एकता दिखाई और 90 बरस के मनमोहन सिंह भी व्हील चेयर पर से जाकर के अपने मताधिकार का प्रयोग किया। ये साबित ये हुआ कि देश के विपक्षी दल एकजुट होकर इनके मुकाबले के लिए तैयार। और अब रह गया, ये तो एक तरह से दादागिरी है। अधिकार को जनता ने आपको बहुमत दे दिया तो अपने हितों की रक्षा, आपको ये ऐसा अध्यादेश लाए होते जिससे जनमानस का फैसला होता हो, जनमानस का भलाई होता हो। आपने ऐसा अध्यादेश लाया, अध्यादेश को कानून बनाने के लिए बिल लाया। ये वो केवल अधिकार की लड़ाई, जनता के हित की लड़ाई नहीं। आप ये चाहे कि कठपुतली बन करके हमारी दिल्ली की सरकार नाचती रहे केंद्र का, अरे भाई आज केंद्र में तुम हो, कल केंद्र में कोई और होगा, तो और अगर कहीं दिल्ली में तुम्हारी सरकार हुई उस वक्त तुम्हें क्या गुजरेगा। इसीलिए किसी ने बड़ा अच्छा कहा था और आपके उसी बैठक में ही कहा था कि कल जो इस जगह पर मुकीम था उसे भी खुदा होने का उतना ही यकीन था। यानी जो आदमी कल वहां बैठा था, सत्ता में बैठा था, वो भी इसी तरह का सोच रहा होगा। कल जब तुम विपक्ष में आओगे उस वक्त तुझे पता चलेगा। तो ये सारी चीजें हैं, मगर ये सारी चीजें जो परिविधान बनाई गई है वो परिविधान इसलिए बनाया गया है कि जनता के हितों में केंद्र की सरकार फैसला ले। लेकिन केंद्र की सरकार जनता के हित के बजाय अपने हित के लिए, अपने ताकत बताने के लिए, जनमानस जिसको चुने उसको सताने के लिए अधिकार लेने का काम किया। आप बता दीजिए, आज एक नौकरशाह, गवर्नर कौन है? नौकर है। एक नौकरशाह जनता के द्वारा चुनी गई सरकार का मालिक के तौर पर काम करेगा। ये सरकार क्या करेगी? ये सरकार दिल्ली की डफाली हो गई, तेरे आने की जय तेरे जाने की जय। इसके अलावा भय क्या? अब बता दीजिए, उस विधान भवन का क्या अधिकार रह गया, उस एमएलए का क्या अधिकार रह गया, उस मंत्रियों का क्या अधिकार रह गया? जिससे अधिकारी न डरे वो जनता का काम क्या करेगा? जी जी जी। तो ये बहुत ही प्रजातंत्र के लिए एक तरह से बहुत बड़ा झटका है और ये आने वाले वक्त में इसके कहां असर होंगे, क्योंकि काजमी साहब प्रजातंत्र के लिए झटका नहीं है, पंचातंत्र। देखिएगा, ये ऐसा है कि जनतंत्र के जरिए, प्रजातंत्र के जरिए प्रजा के हितों को लूटा गया है। भाई आज आप कहेंगे बिल तो बहुमत से पास हुआ ना, तो सदन में तो बहुमत से लोग गए हैं ना, जनता चुन के सदन में भेजी, तो तुम्हें अधिकार दे दिया कानून बनाने का और उनका अधिकार तुमने छीन लिया। उन्हें भी तो जनता ने ही भेजी है ना हाउस में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर वो जनता के हितों का दुरुपयोग कर रहे होते, वो अपने अधिकार का दुरुपयोग करते, तब आप ये कानून बनाते तो बात अलग थी। वो तो अधिकार अपना आप लागू करने जा रहे थे। सुप्रीम कोर्ट के 8 दिन के फैसले के 8 दिन बाद अध्यादेश जल ला करके आपने रोक लिया, अब उसको कानून का स्वरूप दे दिया। तो ये बहरहाल एक तरह से कानून अपनी मर्जी से अपने मकसद हासिल करने के लिए, सियासत अपने पूरा कंट्रोल अपने हाथ में रखने के लिए केजरीवाल की जो सरकार है, जो जनता ने चुनी है, उसको नीचा दिखाने का इंतजाम हुआ है।
ये बहरहाल अब आने वाले कुछ महीनों में बहुत से इलेक्शंस हैं, उसमें जनता अपनी तरह से जवाब देगी। अच्छा, मैं दूसरी खबर पे आना चाहता हूं। राहुल गांधी की वापसी हुई है लोकसभा में। राहुल गांधी ने जब से भारत जोड़ो यात्रा की है, उसके बाद उनका कद बढ़ा है, लोगों की नजर में भी इज्जत बढ़ी है उनकी। और एक बात तो मैं भी अक्सर कहता हूं कि कोई आदमी, झूठा मक्कार आदमी 4,500 किलोमीटर पैदल नहीं चल सकता। जो आदमी इतना लंबा पैदल चला है, वो फोटो खींच के भाग जाने वाले लोग और होते हैं। वो आदमी डटा रहा और 4,500 किलोमीटर पैदल चला है, तो इसलिए उसके झूठा मक्कार होने पर तो कोई भी इल्जाम मुझे नहीं लगता टिक पाएगा। ऐसी हालत में अब राहुल गांधी वापस आए हैं। अब आपको क्या लगता है, क्या लोकसभा में फिर अडानी और मोदी के रिश्तों की गूंज फिर होगी? क्या कुछ होगा इससे? क्या क्या उम्मीद करते हैं आप? देखिए, राहुल गांधी का संसद में लौट कर आना संसदीय प्रणाली के दो बातों की तरफ इशारा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी उन्हीं दो बातों की तरफ इशारा किया। उसने कहा कि सदस्यता रद्द करके आपने और उसको चुने हुए जो जनता ने अपने वोटों से चुना है, उनके सेवा भाव को भी आपने छीनने का काम। और दूसरा, उसने गुजरात से आने वाले फैसलों पर आचरण जो जाहिर किया, कहा कि बड़े दिलचस्प फैसले आ रहे हैं, जिनको पढ़ दिलचस्प फैसले आ रहे हैं, इस तरह का उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने कहा। यानी सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कह दिया कि मैक्सिमम और मैक्सिमम दो चीजें होती, अधिक से अधिक 2 साल की सजा थी। और सजा पाने वाले को सजा ये बताया जाता है कि आपको इस गलती के वजह से सजा दी जा रही है। सजा सुना दी गई, लेकिन बताया नहीं गया कि किन किन गलतियों से आपको सजा दी गई है। ये भी टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में किया। सुप्रीम कोर्ट के एक एडवाइस को ये लोग अपने फेवर में खींच रहे हैं कि उसने कहा कि आप बड़े आदमी है, संयम से रहना चाहिए। संयम से रहने के बाद रहना चाहिए, व्यक्तिगत उन्हें नहीं कहा, उन्होंने सबके लिए एक तरह का डायलॉग कहा कि जितने लोग सम्मानित हैं उन्हें संयम से रहना चाहिए, बात को तौल कर कहना चाहिए। उसने ये नहीं कहा कि बात उन्होंने गड़बड़ कहा, बल्कि केस तो चल ही रहा है, केस पर स्टे हुआ है, मगर टिप्पणी इस तरह के हुए हैं कि केस बेमानी लगते हैं। जैसे उसने कहा कि इसमें तो मानहानि बनता ही नहीं है, ये बात सुप्रीम कोर्ट ने कहा, किसी दूसरे कोर्ट ने नहीं कहा। लेकिन कोर्ट के प्रोसीजर है, कोर्ट चलेगा। अब रह गया मामला कि राहुल जब से पद यात्रा की, इसने 3 भ्रम को तोड़ दिया। एक इस भ्रम को तोड़ दिया कि ये आराम तलब जिंदगी का आदमी है, ये आदमी जो है बड़े घराने का है, गरीबों के बीच जा नहीं सकता है, मेहनत कर नहीं सकता है। उसने इस बात को तोड़ दिया कि मैं 4,500 किलोमीटर जो रास्ते में मिलेगा हम उससे मिलते जाएंगे। हम सड़क के भी आदमी है, हम सदन के भी आदमी हैं। इस तरफ उसने लोगों का इशारा कर दिया। दूसरा, उसको जो पप्पू बनाने के लिए अरबों रुपया विरोधियों ने खर्च किया था कि उसे पप्पू, लेकिन अब वो पप्पू पास, इनकी नजर का पप्पू जो है वो पास हो गया। अब ये पपलू बन गए, वो ये पपलू बन गए हैं। आज अभी आपने प्रोग्राम रखा था, हम बहस देख रहे थे, इनके नेताओं के पास जवाब नहीं ये दे सकते। और सच है कि सच का कोई जवाब नहीं होता है, सच तो लाजवाब होता है। सत्य परेशान हो सकता है, हारता नहीं है। और ये इस तरह से देश के प्रधानमंत्री हैं, और देश के प्रधानमंत्री जी, देश जल रहा है, उसके तरफ ध्यान नहीं है। 3 मई से, सोचने की बात है काजमी साहब, 3 मई से आज 8 अगस्त हो गया, आज तक मणिपुर की आग ठंडी नहीं हुई है। इसमें अभी भी लपटें बढ़ रही हैं, इंसान जल रहा है, इंसानियत जल रही है। यहाँ तक कि बलात्कार और नंगा होना ये तो बात अलग है, बस्तियां उजाड़ दी गई हैं, लोगों के समुदाय, वो छोड़िए, सरकारी असलहे लूट लिए गए 6 से 7 हजार के आसपास, और अभी भी लूटे जा रहे हैं। 6 लाख गोलियां लूट ली गई। ये अब लूटी गई कि बांटी गई, ये तो अब सवाल उठेगा, क्योंकि मुख्यमंत्री जिस समुदाय का है,
असलहे उसी समुदाय के तरफ ज्यादातर गए हैं, जैसा कि लोग कह रहे हैं। में किसी और के हाथ में भी गए हो। तो मेरा ये मानना है कि अब राहुल गए हैं तो राहुल को भी दोबारा सुप्रीम कोर्ट के जरिए, राहुल ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर एक बात कहा कि यह सत्य की जीत है और आप लोग के प्यार की जीत है। तो प्यार आपसे लोग केवल राहुल गांधी के वजह से नहीं कर रहे हैं, प्यार इसलिए कर रहे हैं कि देश बेचा जा रहा है और आप बचाने के लिए सदन में बोल रहे हैं। तो आपको सदन में उसी तेवर को कायम रखना पड़ेगा जिस तेवर के जरिए जनता के दिलों तक आप पहुंचने का काम। यानी ये राहुल गांधी की एक तरह से जिम्मेदारी बढ़ी है, इसमें राहुल गांधी की जिम्मेदारी बढ़ी है एक कांग्रेस के नेता के तौर पर भी, और इतनी जद्दोजहद के बाद ये वापसी हुई है, तो ये और उस जनता के लिए जो जिम्मेदारी है वो भी उनकी बढ़ी है। अच्छा, ये मोदी जी के बारे में राजस्थान के चीफ मिनिस्टर की एक टिप्पणी आई है, एक बयान आया है अशोक गहलोत जी का। वो ये कह रहे हैं कि मोदी जी के हाव भाव से, बॉडी लैंग्वेज का उन्होंने जिक्र किया है, बातचीत के तरीके का जिक्र किया है, उससे ये जाहिर होता है कि वो सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं के और बीजेपी के प्रधानमंत्री हैं। ये देखिए 10वां साल चल रहा है प्राइम मिनिस्टर को, ये आखिरी साल भी हो सकता है, बहुत से लोग तो यही उम्मीद कर रहे हैं कि ये आखिरी साल होगा, लेकिन इस आखिरी साल में ये बात कही जाए कि आप सिर्फ बीजेपी के प्रधानमंत्री हैं, तो क्या इसमें क्या कुछ है, कितनी हकीकत, क्या लगता है आपको? देखिए, 2-3 चीजें, जब से ये बना तब से ही व्यक्तिगत रूप में चला गया। भारत सरकार की जगह मोदी सरकार, पहली बात आप समझिए, सरकार भारत, और जब भारत की सरकार हो गई तो ये भौ शब्द के तरफ चले गए, भौ यानी भाजपा के तरफ चले गए। भारत का भौ, भा जो है वो भाजपा का पहला शब्द हो गया, यानी ये साबित करना चाहे कि हम भारत के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ले रहे हैं, लेकिन हम केवल एक वर्ग के प्रधानमंत्री हैं और एक पार्टी के प्रधानमंत्री। तुम पार्टी के नेता हो लेकिन देश के प्रधानमंत्री हो, और जब देश के प्रधानमंत्री हो तो देश के हर नागरिक के तुम प्रधानमंत्री हो, और हर नागरिक के बारे में सोचना ये तुम्हारा नैतिक दायित्व भी है, तुम्हारा शपथ लेने में संवैधानिक दायित्व। तो लेकिन ये अपनी अपनी सोच है। सोच, अब देखिए, मुझे याद आता है कि मोदी जी ने एक बार कहा कि लोगों की पहचान उनके लिबास से, उनके कपड़ों से होती है। इस तरह की बातें वो अब से पहले करते रहे हैं। क्या ये सोच उनकी जायज है जो अशोक गहलोत जी कह रहे हैं, और क्या कुछ होना चाहिए और क्या नहीं है मोदी जी के इस पूरे व्यवहार में? देखिए, अशोक गहलोत जी अगर ये बात कह रहे हैं तो लोग इस बात को विरोधी पार्टी के मुख्यमंत्री के रूप में ले लें, लेकिन ये सच्चाई है। सच्चाई कभी कभी किसी के भी मुंह से निकल जाती है, सच्चाई है। आप एक बात बता दीजिए कि यह आदमी के अंदर अगर खाली नारा देने का नारा है, नारा क्या देता है, जितना नारा देता है उसका उल्टा करता है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये नारा दिया ना, लेकिन आज बेटियां सुरक्षित नहीं है। हर जगह देखिए 5 बरस की बच्ची, ये हर दौर में हुआ है, ये नहीं कि इसी दौर में हो रहा है। लेकिन एक भरोसे वाला से धोखा खाना और एक धोखे वाले से धोखा खाना, ये अलग अलग बात होती है। तुम्हें लोगों ने चुना क्यों? तुम्हें लोगों ने इसलिए चुना कि पिछले सरकार से वो तंग आकर के तुमको चुना था, तो तुम पिछले सरकार का उदाहरण दोगे? ये उदाहरण नहीं बनता है, क्योंकि अगर उसी तरह से चलना था तो तुमने लोगों को प्रलोभन क्यों दिया, लोगों को झूठ क्यों बोला, लोगों को रोजगार की बात क्यों की, महंगाई दूर करने की बात क्यों किया, अच्छे दिन लाने की बात क्यों किया, इंसाफ की बात क्यों किया, और नारा देते हो कि सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, और आप कहते हो सबका प्रयास। प्रयास और विकास, और अब इसमें है कि ये सारी चीजों के सामने जब प्रधानमंत्री इंसानियत का विनाश कर रहा हो तो विकास कोई मान ही नहीं रखता है। आज बताइए, इंसानियत का कितना बड़ा विनाश हो रहा है। आप कहते हैं कि क्रोध से मेरा सीना भरा हुआ है, और आप एक शब्द नहीं बोल रहे हैं। 36 सेकेंड आपने केवल बोला, 36 सेकेंड।
और वो भी क्या बोला कि क्रोध से मेरा सीना भरा है। सीना भरा है तो क्रोध तो दिखाओ, मुख्यमंत्री को तो हटाओ जिसके ऊपर इल्जाम है, जिसको लेकर के समर्थन देने वाली पार्टियां समर्थन वापस ले रही हैं, जिनको देख करके एक समाज के लोग भय के बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन ये क्या है? ये वही है कि इन्होंने गोधरा में किया था, गुजरात में एक वर्ग के साथ जो इन्होंने किया था, वहां पर मताइयों ने जो है कुकी के साथ करना शुरू किया। ये बोलने से घबरा क्यों रहे? बोलने से इसलिए घबरा रहे हैं कि कुकी समुदाय ज्यादातर जो है क्रिश्चियन समाज को फॉलो करता है, और देश में ये विदेश में घूम करके ये जो नाटक करते हैं, तो दुनिया में आपको मालूम है कि उनकी जनसंख्या ज्यादा है। और ये बोल करके भारत में जिनके ये प्रधानमंत्री अपने आप को बताते हैं, मतलब बोलने के लिए सबका बताते हैं, लेकिन लगते हैं जिनके उस वर्ग को खुश रखना चाहते हैं न बोलते हुए। अगर बोलेंगे तो उसे नाराज करना पड़ेगा, लेकिन ये नहीं समझ रहे हैं कि विश्व ऐसे देख रहा है, और विश्व अपनी आंखों से देख रहा है, किसी के कहने से नहीं देख रहा है। तो विश्व पर इसका बहुत बड़ा असर जाएगा। आप देखते हैं कि मोदी जी खुद ही आईने के सामने जाकर के वो जब देखेंगे तो उन्हें पता चल जाएगा कि कुदरत जो है चेहरे से चमक छीन लेती है जब आदमी झूठा और मक्कार हो जाता है। आप देख लीजिए मोदी के चेहरे का 14 में जो चमक थी, वो चमक उतर गई है, मुरझा गए हैं, उलझ गए हैं। कारण ये है कि चेहरा सच बोल देता है, भले जुबान से कितना भी आप झूठ बोले। तो झूठ बोलने वाले के चेहरे से भी पता चल जाता है कि सच्चाई क्या है। और आज मोदी का चेहरा जिस तरह से कलंकित हो रहा है, मैं ये मानता हूं कि आपने जो एक शब्द कहा, ये अगर इसी को आखिरी मान लिया जाए तो आखिरी तो मानना ही पड़ेगा कि वो कोई नया खेल खेल ले, वो बात है। अच्छा, आखिर में मैं एक बात, ये जो अभी हरियाणा में जो कुछ हुआ, नूह में और गुड़गांव में, उसकी जो रिपोर्टें आ रही हैं वो इस तरह से आ रही हैं कि वहां जो इन्होंने जहर बोने का काम किया था, हिंदू मुस्लिम नफरत जो बढ़ाने का काम किया था, वहां मामला उल्टा हो गया। और उल्टा ये हो गया कि सिख, जाट, ये सब मुसलमानों के फेवर में आ गए, और उन्होंने जो किसान आंदोलन के टाइम में मुसलमान और ये सब मिलकर के सरकार के खिलाफ खड़े थे, वो उससे अभी मुसलमानों के खिलाफ उतना कुछ नहीं कर पाए जितना लोगों को शायद मारने की तैयारी थी। जिस तरह से हथियारों के साथ वो यात्रा चली थी, उतना उन्हें कामयाबी नहीं मिली, और अब गुस्से में मकानों को तोड़ने का सिलसिला शुरू हुआ। तो ये आपको क्या लगता है कि हरियाणा से देश भर के लिए एक अच्छा पैगाम लोग दे रहे हैं, सभी वर्गों के लोग मिलकर के? आपको क्या लगता है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जब हम किसी आदमी के चाल चरित्र से परिचित हो जाते हैं तो हमको सोचना, लोगों ने ये परिचय निकाल लिया है कि ये आदमी पुलवामा करा सकता है, तो ये नफरत की बीज चारों तरफ हो सकता है। और आपको मालूम है ये फेल क्यों हुए? बाहरी गुंडों के भरोसे इन्होंने करना चाहा, लोकल लोगों में प्रेम इतना बढ़ गया था कि लोगों ने इस बात को इनकार कर दिया। आप बता दीजिए, गाड़ियों में असलहे गए, पुलिस के सामने गोली बारूदी चल रही है, तलवार चल रहा है। ठीक है भाई, झंडा डंडा में लग जाएगा, डंडा पतला और मोटा हो सकता है, लेकिन तलवार किस लिए गई? यात्रा में जो तैयारी थी सोशल मीडिया पर चल रही थी, तो जो असफलता इन्हें मिली, उस असफलता को सफलता में बदलने के लिए एक वर्ग के मकान को तोड़ने का काम कर रहे हैं, इससे असंतोष पैदा हो। लेकिन इस पर भी दो मोटू लेकर के हाई कोर्ट ने स्टे लगा दिया। आपको पता है कि सिख कौम हो या जाट, ये दोनों जो होती है, दोनों कौमें, एक बात आपको बता दें, इनके जहन में जो चीज बैठ जाती है वो उसको कर गुजरते हैं। इन पर दिल दिमाग में बैठ गया है कि ये हमें लड़ा करके अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं, इसलिए ये लड़ने को तैयार नहीं है। चाहे जितना चाहे ये लड़ाना चाहे, लेकिन सिख बिरादरी और जाट जो है 14 में थोड़ा गड़बड़ हो गए थे। आपने देखा था मेरठ रोड से मुरादाबाद को मुजफ्फरनगर उगड़ पकड़ करके
शामली उमली इलाके में। लेकिन आज तो किसान आंदोलन हुआ, उस आंदोलन ने सबको मिलाया और मिला करके ये साबित कर दिया कि हम सरकार के मोहरे न बने, हम इंसान बनकर इंसानियत का काम करें। और यही कारण है, आप बताइए, देश की आजादी से लेकर आज तक मेवात में कितने झगड़े कराने के काम किए गए, गाड़ी में फूकने के काम किए गए, लेकिन वहां के लोग अपनी समझदारी से मेवात में दंगा फसाद नहीं होने दिए। और इसके लिए हम वहां के नागरिकों का धन्यवाद करेंगे कि हम तो वहां के सरकारी आमला का नहीं करेंगे, इसलिए कि ये आमला तो सामने जब गोली चला रही है तो ये तो उसके फेवर में थी, मगर वहां के लोगों का धन्यवाद करेंगे जिन्होंने देश की मानवता को बचाने के लिए, लोकतंत्र की इज्जत बचाने के लिए, इंसानियत को जिंदा रखने के लिए एक साथ आए और मिलजुल करके किए। बल्कि उस पर हमको एक शेर याद आता है, वो शेर यही है, आइए मिलके एक अभियान चलाया जाए, आइए मिलके एक अभियान चलाया जाए, पहले इंसान को इंसान बनाया जाए। आग नफरत की लगा रखी है जो सीने में, प्यार के जल से चलो उसको बुझाया जाए। अब मोहब्बत, ये आखिरी दो लाइनें रिपीट कर दीजिए, वो इसे आखिरी दो लाइनें रिपीट कर दीजिए, बीच में आवाज जरा रुक गई थी। ऐसा है, आइए मिलके एक अभियान चलाया जाए, पहले इंसान को इंसान बनाया जाए। आग नफरत की लगा रखे हैं जो सीने में, चलिए उसे प्यार के जल से बुझाया जाए। अब जरूरत है कि प्यार मोहब्बत इंसानियत के साथ भारत को महान भारत बनाया जाए, भारत को फिर से उस तरफ ले जाया जाए जिस तरफ भारत के अंदर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबने मिलकर के आजादी के लिए बड़ी ताकत का मुकाबला किया। तो अब नफरती ताकत का मुकाबला मतों के जरिए करने के लिए एक हो जाएं और जालिम को भी हटाएं। किसी पार्टी को नहीं, मैं पार्टी को नहीं कहूंगा, मैं जालिम को कहूंगा। और जालिम अगर कहीं भी है, किसी भी दल में है, इन्हें कोई जगह न दी जाए, बल्कि जालिम से ये कहा जाए तुम सुधर जाओ वरना हम सुधार देंगे, तुमको कुर्सी पर बैठाए हैं आज तो कल उतार देंगे। इस नजरिए से हमें चलना। जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया शब्बीर अहमद विद्रोही साहब, आपने बहुत अच्छे से कंक्लूड किया और जो प्यार का पैगाम आपने दिया अपने शेर के जरिए वो बहुत ही अहम है। और मुल्क की तरक्की नफरत से बचते हुए आपस में प्यार मोहब्बत बढ़ाने के जरिए ही हो सकती है। ये बिल्कुल हर तरह से हर समझदार इंसान की बात जो यही है। और जो नफरत फैलाने वाले हैं उन्हें बहरहाल पछताना पड़ेगा और उनकी कुर्सियां जरूर छिनेंगी, ऐसी उम्मीद की जा सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया शब्बीर अहमद विद्रोही साहब, आप हमें समय दे देते हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।